नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे तालिबान के बारे में। देखिए, वैसे तो समाज में देह व्यापार का कारोबार वर्षों से चला आ रहा है। पहले के समय में महिलाएं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजबूरी में देह व्यापार के साथ जुड़ जाया करती थी। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब मात्र महंगे शौक को पूरा करने के लिए महिलाएं जिस्म फरोशी के धंधे में जुड़ गई, क्योंकि उन्हें रईस लोगों की तरह महंगा मोबाइल फोन, कीमती सूट और महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक था। लेकिन आज बहुत सी युवतियां ऐसी हैं जो मात्र नशे के लिए ही देह व्यापार के धंधे में उलझ चुकी हैं। खास बात यह है कि देह व्यापार में नशे के लिए जुड़ी युवतियां छोटी उम्र की हैं और ऐसी युवतियों के लिए सिर्फ पैसा ही महत्व रखता है। उन्हें कम से कम 2500 से 3000 रुपए इकट्ठा करने होते हैं और उसके बाद वे सिर्फ सिंथेटिक ड्रग्स में झूमना चाहती है। आज पर्दाफाश में हम तालिबान के उस राज के बारे में बात करेंगे जिसमें कई लड़कियों को अपने जिस्म का सौदा करने के लिए मजबूर कर दिया। बता दें, अफगानी लड़कियां अफीम की इतनी आदी हो गई है कि अफीम के लिए अपना देह का व्यापार कर रही है। आपको बता दें, आलम यह है कि जब उनके पास ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो पैसे के लिए वे जिस्म का सौदा करती है। भूख लगने पर वो रोटी या खाने की जगह अफीम खरीदती है। आपको एक अफगानी लड़की के बारे में बताते हैं। तो वो 2 दिनों से भूखी थी और उसका कहना है कि भूख के चलते उसने खुद को बेचा और 2000 रुपए कमाए, लेकिन उस पैसे से उसने रोटी की बजाय मवाद खरीदा। आपको बता दें, दारी भाषा में मवाद का मतलब अफीम होता है। ये सच अफगानिस्तान का सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं है, बल्कि 25% महिलाओं और बच्चों का है। स्थिति यह है कि आपको बता दें, तालिबान खेतों में लगी अफीम की फसलों को नष्ट कर रहा है। गौरतलब है कि तालिबान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम सप्लायर है। तो ऐसे में सवाल आखिर ये उठता है कि क्यों तालिबान अपनी ही फसलों को नष्ट कर रहा है। बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम सप्लायर रहा तालिबान आज अपने लोगों को इससे बचाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। अगर बात करें वहां के रिहैब सेंटर की, तो चमकती टाइल्स, दीवारों पर सफेद रंग का पेंट, एजुकेशन से जुड़े पोस्टर्स और गलियारे में चहलकदमी करते छोटे बच्चे। पहली नजर में आपको लगेगा कि मानो कोई स्कूल है, लेकिन ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें अंधेरा, बेबसी और बर्बाद जिंदगियों के अलावा कुछ नहीं है। एक और कहानी आपको बताती हूँ यहाँ पर एक महिला जब बीमार थी तो उसने अपने पति से दवाई मांगी। उसने अफीम दे दी दवाई की जगह। ऐसे उसे आराम तो मिला, पर बाद में वह अफीम उसकी जिंदगी का नासूर बन गया और उसे इसकी आदत लग गई। इतना ही नहीं, बल्कि उसके बच्चे भी अफीम के आदी हैं। उसके बच्चे बिना अफीम के नहीं रह पाते और वे जब भी परेशान होते वो महिला उन्हें थोड़ा अफीम दे देती। आपको बता दें, यहाँ रिहैब सेंटर में आलम यह है कि कई लोग यहाँ आती है अफीम छोड़ने के लिए, लेकिन घर वापस जाने के कुछ दिन बाद फिर अफीम लेने लगती है। बता दें, यहाँ के रिहैब सेंटर की टीमें ऐसी जगहों पर नजर भी रखती है जहाँ से महिलाएं ड्रग्स खरीदती है। वे लोग लगातार छापेमारी करते रहते हैं और नशा करने वालों को पकड़कर रिहैब सेंटर में भर्ती कर देते हैं। तालिबान ने ड्रग्स पर सख्ती कर रखी है, लेकिन यहाँ की हवा में अफीम इस कदर घुला हुआ है कि इसकी चपेट में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तालिबान सरकार के मुताबिक देश में करीब 40 लाख लोग ड्रग्स लेते हैं और इसमें 25% से ज्यादा महिलाएं हैं। आपको बता दें, काबुल में ओवरब्रिज, पार्क और पहाड़ों की चोटियां नशेड़ियों के अड्डे हैं और कुछ महीने पहले तक यहाँ गंदगी और कूड़े करकट के बीच ड्रग्स लेने वालों का हुजुम दिखाई देता था। कई बार सीरीज मलमूत्र से भरे कूड़े के ढेर में ओवरडोज से मरे लोगों की लाशें मिलती थी। दरअसल 2021 में तालिबान ने इन लोगों को हटाना शुरू किया। वे जबरदस्ती नशेड़ियों को बसों में भरकर नशा मुक्ति केंद्र ले जाने लगे, लेकिन उस सख्ती के बाद नशे में शिकार लोग घर में ही छुपकर ड्रग्स लेने लगे। या छोटे छोटे बच्चों को अफीम की आदत इस कदर है कि अगर उन्हें अफीम ना मिले तो वे बेचैन हो जाते हैं, रोने लगते हैं, मानो जैसे भूख लगने पर दूध के लिए बच्चा बलक रहा हो। बता दें, यहाँ पर अफीम सरकार तो सख्त है, लेकिन फिर भी लगातार नशेड़ी बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि 90 के दशक में जब तालिबान सत्ता में आए तब उन्होंने अफीम की खेती पर पाबंदी लगा दी, लेकिन वे उसे कमाई भी करते थे और अगले 20 सालों के विद्रोह के दौरान अफीम की खेती ही उनकी कमाई का जरिया रही। लेकिन 2021 में सत्ता में दोबारा आने के बाद तालिबान ने कहा कि वे अफीम का कारोबार बंद करेंगे,
तालिबान ने नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस जगह जगह से नशा करने वाले को उठाकर रिहैब सेंटर में भेजती है। इसके अलावा सरकार द्वारा कई कदम भी उठाए गए, जैसे कि 1996 में तालिबान ने अफीम की खेती करने वाले किसानों को सुरक्षा के बदले 10% टैक्स लेना शुरू किया, जो आगे चलकर 20% हो गया। वहीं 1999 में तालिबान में हेरोइन तैयार करने वाले लैब्स पर भी टैक्स लगा। इसकी खेती के लिए लाइसेंस देना शुरू किया। 2000 में तालिबान ने अफीम की खेती पर रोक लगा दी। इससे अफीम पर प्रोडक्शन 70% तक घट गया और अफीम की कीमतें बढ़ गई। लेकिन 2001 में तालिबान ने अफीम की खेती पर लगी रोक हटा दिया और इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल हथियारों की खरीदी के लिए किया जाने लगा। 2021 में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने अफीम की खेती पर बैन लगा दिया और ड्रग्स लेने वाले को पकड़कर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करने लगे। तो इस तरह की अफीम के लिए युवतियों का, महिलाओं का देह व्यापार करने के मामले सामने आने लगे अफगानिस्तान से, और इस तरह से अफगानिस्तान की हवा में नशा पूरी तरह से घुल चुका है। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी स्नेहा जुड़ चुकी है। स्नेहा, जिस तरह से तालिबान से मामले सामने आ रहे हैं लगातार कि तालिबान में करीब 40 लाख लोग ड्रग्स के शिकार है और उसमें से 25% महिलाएं ऐसी है जो अफीम की शिकार है, अफीम की आदी है, और इसके लिए वह अपना देह व्यापार तक कर देती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए दामिनी, ये जो खबरें हमारे सामने लगातार आती रहती हैं, कहीं ना कहीं मजबूरियां सामने रहती हैं कुछ लोगों की, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियों के पीछे कुछ लोगों का यानी कि हम कहें बिजनेस रहता है। जी, आपने जो अभी खबर बताई जो सामने आई है, ये हम अफगानिस्तान और तालिबान की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर क्योंकि हम भारत देश के हैं और मैं भारत की बात करूं तो बहुत सी ऐसी जगहों पर महिलाएं अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ जो नशे का कारोबार करते हैं तो उनके सर्कुलेशन में वो आ जाती है, यानी कि उनको घेर लेते हैं वो लोग, इस कदर घेरते हैं कि वो बिना नशे के रह नहीं पाती हैं। जी। तो अगर हम अपनी बॉडी को किसी चीज की लत जिसको कहते हैं या फिर हम तलब कहते हैं, अगर हम किसी चीज की लत लगवा दे अगर बॉडी को, तो कभी ना कभी वो बॉडी वापस से डिमांड करने लगती है। जी। और यही वजह है कि महिलाएं अपना शरीर तक बेचने के लिए तैयार हो जा रही हैं। और देखिए, गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शन ले सकती है, लेकिन गवर्नमेंट किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क में या फिर हम कहते हैं दिमाग के अंदर जाके एक्शन नहीं ले सकती है। यहाँ पर हम नशे की बात करें तो भारत देश में, जैसे कि आपने एक फिल्म देखी होगी उड़ता पंजाब, तो उड़ता पंजाब में किस तरह से नशे का कारोबार और नशे में धुत लोग दिखाई दिए थे। और नशा यानी कि यहाँ पर सिगरेट और शराब की बात नहीं हो रही है, ऐसे नशे जो इंजेक्शन के थ्रू लिए जा रहे हैं, तब बहुत से ऐसे नशे जो इतने महंगे महंगे आते हैं ना, उनका अमाउंट जो होता है शायद हर कोई उसको ना ले पाए, लेकिन नहीं ले पा रहा है। और यही वजह है कि महिलाएं जो हैं वो अपना शरीर बेचने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ सामने ये निकल के आई है कि अगर महिलाएं नशे का शिकार हो रही हैं तो आखिर क्यों? जी। इस क्यों का वजह ये है कि महिलाएं जो है, या फिर हम महिलाओं के अलावा अगर पुरुष वर्ग को भी इसमें लाएं, बच्चों को भी इसमें लाएं, युवा वर्ग को इसमें लाएं, तो क्यों नशा इस कदर नशे का शिकार क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा आंसर ये है कि लोग मेंटली स्टेबल नहीं रह रहे हैं। मेंटली हेल्थ, जो उनका मेंटल हेल्थ है वो अच्छा नहीं है। वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा दिमागी तौर से परेशान रहते हैं जिसका उनके पास उपाय सिर्फ एक नशा रहता है। तो नशा जो है वो वर्ल्ड वाइड बढ़ता हुआ दिख रहा है, पूरे दुनिया भर में। अगर हम बात करें अफगानिस्तान से जो खबर आई है, ये तालिबान जो उसमें मिला हुआ नजर आ रहा है, ये सिर्फ वही दो कैटेगरी को हम नहीं कह सकते हैं, हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं। पूरी दुनिया इसके अंदर धंसती जा रही है। जी दामिनी। तो वही स्नेहा, एक सवाल है, जैसे कि तालिबान के कुछ केसेस हमने देखे तो उसमें ये चीज़ सामने निकल कर आई कि उन महिलाओं को नशे की आदत उनके घर वालों ने, या फिर जैसे कि कुछ केसेस में ये चीज़ सामने आई है कि उनके पति ने लगाई थी। एक केस
मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि एक महिला जब प्रेग्नेंट थी तो उस दौरान उसने उसकी थोड़ा सा बीमार हो गई थी, उस दौरान उसने अपने पति से दवाई मांगी तो उसके पति ने उसको दवाई की जगह अफीम दे दिया और उसके बाद वो उस अफीम की आदी हो गई। तो मतलब चीज़ें ये सामने निकल कर आ रही है कि उन महिलाओं को इस नशे के चक्रव्यूह में डालने वाले उनके खुद के घर वाले ही हैं। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जैसे कि आपने खबर सामने बताई, उसमें मैंने आपको पहले भी जब मैं बात करी थी उसमें मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मेंटली जब कोई भी परेशान होता है तो वो नशे की तरफ भागता हुआ दिखता है। जैसे कि अब आपने अभी एक खबर बताई जिसमें वो पति से परेशान थी, कहीं ना कहीं अगर जब वो पति से परेशान है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोगों को बोलते सुना होगा कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मैं ड्रिंक करता हूँ या फिर करती हूँ या फिर मैं सिगरेट पीती हूँ। तो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी ऐसा परसेप्शन बन गया है, इनबिल्ट परसेप्शन, कि नशे से हमारा स्ट्रेस रिलीज होगा। बल्कि जो पहले की अगर मैं बात करूँ, जो पहले लोग योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, मुझे लगता है कि स्ट्रेस अगर दूर करना है तो सबसे बढ़िया और सबसे फर्स्ट लेवल का जो होता है क्रॉस करना, स्ट्रेस को हटाना, वो होता है योगा और मेडिटेशन से। अगर हम रोज सुबह योगा मेडिटेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो फिट रहेगी और जब मेंटली फिट रहेंगे तो हम बिल्कुल भी ये नशे से मतलब आजू बाजू भी भटकते नजर आएंगे। और सबसे दूसरी बात देखिए, यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल की बातें होती है। बहुत सी महिलाएं हैं आजकल नशे में आपको दिखती हुई नजर आएंगी। जैसे वीकेंड में आपने देखा होगा आजकल के क्लब्स और पब्स पूरी तरह से भरे होते हैं। मंदिर आज लोग जाना कम कर दिए हैं और बल्कि मुझे लगता है कि मंदिर जाने से जो स्ट्रेस रिलीज होगा या जो भी जिस समुदाय का है, अपने ईश्वर के सामने जाके और उनका पूजन अर्चन करने में जो स्ट्रेस रिलीज होगा, जो मंत्र हैं उनको पढ़ने से जो स्ट्रेस रिलीज होगा, वो मुझे नहीं लगता कि पब और क्लब में जाने से रिलीज होने वाला है। और देखिए यही बहुत सारी कुछ कुछ कटघरे बन गए हैं, या मैं कहूँ कि कुछ कुछ सेक्शंस बन चुके हैं जिनकी वजह से जो नशे का कारोबार है, मैं नशे में एक किसी भी चीज के नशे को मैं शुरुआत करूंगी और जो हाईएस्ट लेवल का नशा होता है मैं सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि जो कैटेगरी बनी है वो इन नशों को आगे बढ़ा रही है। अगर बार नहीं होते तो शायद लोग अपने घर से बार में जाके और वहां पर ड्रिंक नहीं करते। अगर आज बहुत सी ऐसी आप जगह देखी होगी जहाँ पर लोग जाकर नशा करते हैं। सोल का आपने नाम सुना होगा, एक जगह है भारत देश में, वहां पर बहुत से यूथ जाते हैं और यूथ सिर्फ जाते क्योंकि वहां पर खुले में आपको जो चाहिए नशे के पदार्थ वो खुले में मिलता है और वहां पर लोग टूर करने जाते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से नशा जो है वो बहुत ज्यादा बेकार। आप बहुत सी ऐसे खबरें सामने आती हैं कि नशे की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। नशा एक ऐसी चीज है पूरा मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देगी और कुछ आपको नहीं दिखेगा। अगर वो नशा नहीं मिलता है तो आप आत्महत्या भी कर सकते हैं, इस तरह से वो हावी हो जाता है हमारे शरीर पे। जी आपने तो स्नेहा, जिस तरह से लगातार खबरें सामने आती रहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इसमें दोषी किसे ठहराया जाए? उस महिला का जो एनवायरनमेंट है जिसने उसे ये सब करने पर मजबूर किया है, जो परिस्थितियाँ है उसे दोषी ठहराया जाए, उस महिला को खुद को दोषी ठहराया जाए क्योंकि वो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाई, या फिर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यहाँ पर प्रशासन और सिस्टम या सरकार को दोषी ठहराया जाए जो खुले में इस तरह से जो नशा बिक रहा है उन पर लगाम नहीं लगा पा रहे और इस तरह के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं? जी देखिए दामिनी, यहाँ पर सवाल किसके ऊपर खड़े किए जाएं ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता नजर आ रहा है। देखिए क्या बात है कि पहले भी गांजा जो है उसका पेड़ उगाया जाता था। पहले भी गांव शहरों में अलग अलग पेड़ अलग अलग जगह लगाए जाते थे, हालांकि नहीं लगाने पर रोक है लेकिन लगाते। तो पहले तो महिलाएं नहीं गांजा जाके पिया करती थी, पहले तो महिलाएं जाके शराब का सेवन बार में नहीं किया करती थी। कहीं ना कहीं जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की हम बात अगर करते हैं, डिजिटल इंडिया हो रहा है, डिजिटली आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ जो मॉडर्नाइज्ड चीजें हमारे जीवन शैली में या फिर हम कह सकते हैं लाइफ स्टाइल में जो हमें मॉडर्नाइज चीजें आ रही हैं, उसकी वजह से हम अपनी पहले की पारंपरिक चीजें भूलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बात करें महिलाओं की या लोगों की, किसी व्यक्ति की अगर गलती है तो बिल्कुल व्यक्ति की गलती है, व्यक्ति के परिवार की गलती है कि नशे का मुख्य कारण क्यों आखिर हो रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें इस वजह से
या फिर पैसों की कमी हम कह लें। अगर जैसे आपने खबर पढ़ी, उसमें महिला अपना शरीर बेचने के लिए तैयार है। जी जरूर पहली बात तो ये है कि उसको अपना शरीर बेच रही है, कहीं ना कहीं से उसको पैसे का भी जो है इनकम उसको हो रही होगी, लेकिन डेफिनेटली हो स्नेहा रही होगी। स्नेहा ये चीज देखी जा रही है कि महिलाएं अपना शरीर बेची इसलिए रही है ताकि वो अफीम खरीद सके, यानी कि उन्हें पैसे चाहिए लेकिन वो पैसे उन्हें अफीम खरीदने के लिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए पहली बात तो अपने शरीर से मजबूर हैं, यानी कि उनको वो नशा चाहिए ही। उनका शरीर यूज हो गया है। जैसे एक जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, वैसे उनके लिए अफीम एक जिंदा रहने के लिए उनको जरूरत है। तो सबसे पहले वो शारीरिक रूप से मजबूर नजर आ रही हैं। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद वो इस नशे में आखिर एंटर कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है दामिनी। तो ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि परिवार अगर पैसे के लिए या फिर किसी न तरीके से प्रताड़ित हुआ है, किसी भी व्यक्ति का दिमाग अगर प्रताड़ित है, दिमाग की मैं यहाँ इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अगर दिमाग में अगर आपने बैठा लिया कि मुझे नशा नहीं करना है तो आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने बैठा लिया कि नशे के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता तो आप डेफिनेटली डेली आप नशे के शिकार होंगे, हर घंटे होंगे, हर मिनट होंगे। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं सरकार को दोषी ठहराने से पहले मैं एक इंसान होने के नाते खुद के शरीर पर ध्यान देना हमारा दायित्व बनता है। हम किस डायरेक्शन में अपने शरीर को ले जा रहे हैं और शरीर हमारे इसके बाद हमारे शरीर की क्या हालत होने वाली है, ये हमको सोच के वो सारी चीजों को बंद करना चाहिए। दूसरी बात, अगर जो लोग नशे में धुत हैं और गलत तरीके से व्यापार हो रहा है जो नशे का, उसको बंद कराने में सरकार की अहम भूमिका होनी चाहिए। इससे रिलेटेड मॉनिटरिंग टीम्स और निरीक्षण करना चाहिए अधिकारियों के साथ मिलकर, जो कि नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप देखिए अधिकारी खुद नशे के कारोबार में लिप्त पाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं। एक हमारे सामने अभी एक खबर आई थी जिसमें अवैध गांजा की तस्करी हो रही थी और उसमें पुलिस वाले ही इन्वॉल्व थे। तो देखिए यहाँ पर रक्षक माना जाता है पुलिस वालों को, यहाँ पे पुलिस वाले खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कुल मिलाकर सबकी अटेंटिवनेस की कमी की वजह से, या फिर लोग कहें या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी को ध्यान ही नहीं है कि किस तरफ भारत देश किस तरफ, यानी कि अंदर डाउन स्टेयर जा रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा है। एक तरीके से डिजिटल तो हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली परेशान होकर अगर हम भारत देश की बात करें तो नीचे गिरता हुआ नजर आ रही है। अफगानिस्तान की जो आपने बात बताई और तालिबान की, वो तो खबर सामने आई है, लेकिन क्योंकि हम भारत देश के हैं तो अगर हम इस पर फोकस करें तो भारत देश में भी नशे की क्या कह सकते हैं, बिजनेस कह सकते हैं या तस्करी जो हो रही है वो कम नहीं है। डेली हमारे सामने ऐसी खबर आती है। जी। और स्नेहा एक और सवाल आपसे आखिर में लेना चाहूंगी। जैसे कि महिलाओं को परिवार का या समाज का स्तंभ कहा जाता है, पूरी चीजें अच्छे से संभालती है, ऐसे में अगर महिलाएं ही इस तरह की चीजों में लिप्त हो जाएगी तो उससे समाज पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? देखिए महिलाएं, देखिए जैसा कि कहा जा रहा है ना कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हट रही हैं। देख रही हैं आप, तो महिलाएं अब कुछ कैटेगरी की महिलाएं हर उसमें नशे के क्षेत्र को भी इंक्लूड कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पैसे के अभाव से या फिर मेंटली परेशान होने की वजह से, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे हाई क्लास प्रोफाइल वुमेन्स या गर्ल्स की बात करें, वो भी आपको नशे में जाती हुई दिखेंगी। तो वो हाई क्लास सिर्फ पैसे से हो सकती हैं, लेकिन उनका जैसे मैंने पहले भी कहा दिमाग, मेंटल स्टेटस वो अभी भी नशे में लिप्त हुआ दिख रहा है। यानी कि वो हाई प्रोफाइल में पहुंचने की वजह से उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति खराब करके रखी है, इस वजह से वो उसमें लिप्त हुई नजर आ रही है। जैसे आपने कहा कि महिलाओं को एक उच्च दर्जा दिया जाता है, उसके बावजूद अगर ऐसी सामने आती है तो महिलाओं की छवि क्या होगी। देखिए महिलाओं की छवि अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ तो पूरी महिलाओं पे डिपेंड करती है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कहे कि आप जाके नशा करिए, है ना, कोई आपको प्रेशर नहीं दे रहा है, आप अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, इस वजह से आप उस कैटेगरी में जा रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं को खुद समझना चाहिए, क्योंकि जैसे महिलाओं को पूजनीय कहा जाता है, महिलाओं को पूजा जाता है, एक लड़की को कन्या के तौर पर पूजा जाता है, और खुद सोचना चाहिए महिलाओं के कि अगर वो ऐसी हरकतें करती हुई पकड़ी जाती हैं तो वो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खुद में इतना अलर्टिवनेस होना चाहिए। सरकार जरूर ध्यान, सरकार तो
पूरी तरह से उसको ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए नशे के कारोबार और नशे की तस्करी को लेकर। लेकिन यहाँ पर एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के तौर पर हमको खुद इतना अलर्ट होना चाहिए कि हम गलत डायरेक्शन में और गलत चीजों में अपने शरीर को बर्बाद करते नजर ना आए। जी बिल्कुल सही कहा स्नेहा आपने कि हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि तालिबान की तो हवा में ही नशा घुला हुआ है। तालिबान में कई ऐसी महिलाएं हैं जो नशे की आदी है और नशे की लत के कारण अपने जिस्म फरोशी का धंधे पे लग चुकी है। लेकिन ये आलम सिर्फ तालिबान का नहीं है, ये पूरी दुनिया का, पूरे दुनिया के एक एक मुल्क में यही हालात है। अक्सर जो महिलाएं होती है वो नशे की इतनी आदी हो जाती है कि नशे के चलते जब उनके पास नशे के लिए पैसे नहीं होते तो मजबूरी में वो अपने जिस्म को भी बेचने के लिए तैयार हो जाती है। तो स्थिति है जिस तरह से महिलाओं को स्तंभ कहा गया है परिवार का, समाज का। महिलाएं पूरे घर परिवार को संभाल कर चलती है, समाज को संभाल कर चलती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर वो महिलाएं हैं इस तरह की चीज़ों में लिप्त हो जाएगी या इस तरह के शिकंजे में फंस जाएंगी, जैसे कि जिसे एक रेड ट्रैप भी कहा जा सकता है, तो इस तरह के जाल में फंस जाएंगी तो फिर समाज पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि वही परवरिश वो अपने बच्चों को भी देंगी, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों पे भी यही असर पड़ेगा और बुरा असर पड़ेगा। और ये जो नशे की लत है वो पूरी दुनिया को, या फिर कह सकते हैं कि महिलाओं को, साथ साथ में समाज को भी अंदर से खोखला करती चली जाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।